नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं भारत राजस्थान। चलिए खबर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी का मिशन 2023 और इसे लेकर तैयारियां पूरी तरह से जारी हैं। माउंट आबू में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। राजेंद्र राठौड़ ने इस दौरान प्रशिक्षण शिविर में अपने विचार साझा किए हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और साथ ही शिविर में 200 से ज्यादा कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 2023 के लिए जीत का मंत्र माउंट आबू में दिया जा रहा है। माउंट आबू में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर और इस दौरान आज शुरुआत में राजेंद्र राठौड़ ने अपने विचार रखे हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी इस प्रशिक्षण शिविर में है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह, साथ ही साथ गुलाब चंद कटारिया, बाकी के नेताओं की मौजूदगी भी और साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस शिविर में भाग ले रहे हैं। माउंट आबू में भारतीय जनता पार्टी का यह महामंथन, लाभार्थियों तक पहुंच बनाने के लिए खास प्रोग्राम यहां पर डिजाइन किया जाएगा। साथ ही साथ माउंट आबू में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के दौरान आगे की रणनीति पर विस्तार से विचार विमर्श होगा। 12 जुलाई तक बीजेपी का ये स्टेट ट्रेनिंग कैंप है, इसे लेकर के आज आगाज हुआ है। यहां पर माउंट आबू में तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि मिशन 2023 में बीजेपी जुटी हुई है। माइक्रो लेवल के प्लानिंग बूथ पर वो बीजेपी कर रही है और यह माना जा रहा है कि तमाम इस प्रशिक्षण के बाद में जो बूथ पर जिस तरीके से पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। किस तरीके से बूथ को जीता जाए, ये एक टारगेट, एक रणनीति, और 2023 के चुनाव में बीजेपी किस रणनीति के तहत कैसे आगे बढ़ेगी, संगठन के तौर पर इसमें बदलाव क्या होने चाहिए, किन नेताओं की मौजूदगी अहम होगी, अगली पंक्ति में कौन कौन से नेता होंगे जो आक्रामक होंगे, पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, तमाम तथ्य हैं जिनको लेकर के विस्तार से विचार विमर्श इस प्रशिक्षण शिविर में होना है। बहरहाल आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहां पर इस शिविर में मौजूद हैं, अरुण सिंह यहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष और इसके साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और बाकी सांसदों की भी मौजूदगी यहां पर है। तो ऐसे में और इससे पहले अगर हम देखें तो एक दिन पहले ही कोर कमेटी के सदस्यों से जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की थी और चर्चा की थी कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। और अब बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं प्रदेश के, और वो बैठकर के इस प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पार्टी के लिए संगठनात्मक तौर पर मजबूती को लेकर के भी काम होगा और साथ ही साथ कैसे आखिरकार बूथ पर माइक्रो लेवल की प्लानिंग है बीजेपी की तरफ से, उसको अमली जामा पहनाया जाना है। ये तमाम तथ्य हैं जिनको लेकर पार्टी विचार विमर्श करेगी और साथ ही साथ प्रशिक्षण इस बात को लेकर के दिया जाएगा कि जो पार्टी की रवायत है, रीतियां हैं, नीतियां हैं, उनको आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस बात का भी प्रशिक्षण, चाहे इसमें सोशल मीडिया की भूमिका की हम बात करें, पार्टी के संगठनात्मक जो कार्यक्रम है उनकी अगर हम बात करें, या फिर अलग अलग तरीकों के जरिए कैसे आम लोगों तक, मतदाता तक पार्टी पहुंचेगी, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के भी मंथन लगातार यहां पर जारी है। पार्टी के सामने चुनौतियां क्या है, 2023 की चुनौतियों को लेकर के भी यहां पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि अभी राजस्थान में अगर हम देखा जाए स्ट्रक्चर पर पार्टी काम कर रही है, लेकिन अंदरूनी गुटबाजी को लेकर के कई बार चिंता की स्थिति पार्टी के सामने पैदा होती है। हालांकि समय समय पर जो अग्रिम पंक्ति के नेता हैं या जो केंद्र से जो नेता राजस्थान आते हैं, उनकी तरफ से लगातार ये कोशिश होती है उस वक्त कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे, लेकिन फिर भी अंदरूनी तौर पर जो अलग अलग गुटबाजी की बात करें या फिर जो है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के आगामी जो कयास है, चर्चाएं हैं, उनकी बात करें, इस पर पार कैसे पाया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती पार्टी के सामने होगी। 2023 का मिशन जब पार्टी जनता के बीच में जा रही है, कौन सी ऐसे वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के पार्टी आगे लाना चाहेंगी जिससे अपना प्रभाव वो आम जनता तक पहुंचा सके। खासतौर पर राजस्थान में कानून व्यवस्था के मसले को लेकर के बीजेपी लगातार आक्रामक रही है और चाहे वो सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर के बात की जाए, उसको लेकर के भी लगातार वो आक्रामक रही है प्रदेश की सरकार पर। तो उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो मौजूदा सरकार है उसके ऊपर अपना दबाव बनाया जाए, ये तमाम मसले हैं जिनको लेकर के विचार विमर्श विस्तार से होना है। और चूंकि अग्रिम पंक्ति के तमाम नेताओं की मौजूदगी यहां पर है,
तो कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को भी सीखने को मिलेगा कि कैसे जो है पार्टी की रवायत को, पार्टी की रीति नीति को आम जनता तक पहुंचाना है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब चुनाव आ रहे हैं उससे पहले ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को कैसे पार्टी के साथ जोड़ा जाए, यानी कि मेंबरशिप ड्राइव आगे और कैसे बढ़ाई जाए। हालांकि बीजेपी की ओर से शुरुआत से ही सदस्यता को लेकर के खास फोकस रहा है और उस पर पार्टी आगे बढ़ी है रवायत के तहत, नीति के तहत, लेकिन उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो 3 दिवसीय शिविर है इसमें विस्तार से इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अमरनाथ हादसे को लेकर के बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। सुशील खत्री जिनका देहांत हो गया था, जिनकी मृत्यु हो गई थी अमरनाथ हादसे में, उनका पार्थिव जो शरीर है वो श्री गंगानगर लाया गया और अब उनके अंतिम संस्कार उनका किया गया है। शहर वासियों की ओर से नम आंखों से सुशील खत्री को अंतिम विदाई दी गई और राजस्थान पुलिस में भी रहे सुशील खत्री। शहरवासी इसी तौर पर उन्हें जानते थे और इसी दौरान काफ़ी संख्या में लोग उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। उनके बेटों ने उन्हें मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार में लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी है। 3 लोग जो हादसा हुआ अमरनाथ का, उसमें श्री गंगानगर के 3 लोग थे जो जिनकी मौत हो गई थी। उनमें से एक थे सुशील खत्री और सुशील खत्री की भी मौत इस दौरान हो गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ अशोक हमारे सहयोगी। अशोक, क्या जानकारी? सुशील खत्री जी जो अमरनाथ त्रासदी का शिकार हुए थे, उनका शव आज सुबह ही श्री गंगानगर पहुंचा था और अभी कुछ देर पहले ही उनके पुत्र के द्वारा उनके शव को मुखाग्नि दी गई। इस अंतिम संस्कार के दौरान जैसा कि हम विजुअल्स में देख पा रहे हैं, काफी संख्या में न केवल उनके परिजन और रिश्तेदार मौजूद रहे बल्कि शहरवासी भी काफी नम आंखों से दिवंगत हुए सुशील खत्री को विदाई दी गई है। फिलहाल देखा जाए तो अभी भी कल्याण भूमि में काफी सारे लोग मौजूद हैं और उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार और साथ साथ जो शहरवासी हैं काफी गमजदा हैं। काफी दुख भरा माहौल है क्योंकि सुशील खत्री काफी मिलनसार व्यक्तित्व थे, न केवल राजकीय पुलिस सेवा में रहने के दौरान बल्कि आम जिंदगी में, एक अपनी निजी जिंदगी में, पारिवारिक जिंदगी में भी काफी खुश मिजाज व्यक्ति माने गए थे। काफी लोगों से उनका काफी मेल जोल व्यवहार रहा है। जी बिल्कुल अशोक, और अभी 2 जो शव और आने हैं उनका भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहर के लिए ये वाकई एक दुख की घड़ी है कि जो बाशिंदे यहाँ के रहे 3 लोग एक साथ जो है वो हादसे का शिकार हुए। अमरनाथ यात्रा पर, एक धार्मिक यात्रा पर गए थे, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से अंजाम होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर श्री गंगानगर जिले से 3 लोगों का काल का शिकार होना ये बड़ी दुख की बात है। और सबसे खास बात देखिए, जो दिवंगत दंपति हैं जिनका शव अभी दिल्ली से श्री गंगानगर पहुंचना बाकी है और जिनका अभी अंतिम संस्कार हुआ है, सुशील खत्री, ये तीनों आपस में रिश्तेदार थे। सुशील खत्री और दिवंगत दंपति आपस में एक दूसरे के समधी समदन थे, तो निश्चित तौर पर एक ही परिवार के 3 सदस्यों का जाना न केवल उस परिवार के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए, पूरे श्री गंगानगर जिले के लिए काफी दुख की घड़ी है। प्रशासन के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय शहरवासी काफी इस घटना को लेकर काफी गमजदा हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं अमरनाथ त्रासदी में श्री गंगानगर के वधवा दंपति को लेकर के एक बड़ी खबर है, जहां पर दरअसल श्रीनगर से दिल्ली के लिए भेजे गए वधवा दंपति के शव में सुनीता वधवा के स्थान पर महाराष्ट्र के सुनीता गोखले का शव दिल्ली पहुंच गया था और अब हालांकि जैसे ही सूचना मिली है वापस से कार्रवाई को शुरू किया गया है। वधवा दंपति का शव लेने के लिए दिल्ली पहुंचे परिजनों की ओर से सुनीता वधवा की पहचान नहीं करने पर मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल श्री गंगानगर के सुशील खत्री का शव श्री गंगानगर पहुंच गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया और अब श्रीनगर से सुनीता वधवा का शव दिल्ली आना है। उनके पति का शव अभी दिल्ली में ही मोर्चरी में रखा हुआ है। जैसे ही उनकी पत्नी का शव श्रीनगर से आ जाएगा, फिर दोनों के शव जो है वो साथ साथ जो है मोहनलाल वधवा और सुनीता वधवा के जो शव हैं वो श्री गंगानगर पहुंचेंगे और ये उम्मीद की जा रही थी कि आज देर शाम तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर के भी परिजन लगातार जो है वो चिंतित हैं। श्री गंगानगर ये शव भेजे जाने के बाद उनके अंतिम संस्कार यहां पर किए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी का मिशन 2023 जारी है। माउंट आबू में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर का आगाज आज से हुआ है और आज से ये 3 दिवसीय शिविर शुरू हो गया है और इस दौरान पहले दिन शुरुआत में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने संगठन में अपने विचार रखे हैं, इस शिविर में अपने विचार रखे हैं और शिविर में 200 से ज्यादा कार्यकर्ता शिरकत कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। 2023 के लिए जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को यहां पर
दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सिरोही से हमारे संवाददाता प्रतीक सोलंकी फोन लाइन पर हैं। प्रतीक, पहला जो अगर हम देखें सत्र देखें, जिसे शुरुआत के सत्र में किन किन लोगों ने अपने विचार साझा किए, क्या कुछ जानकारी निकल करके इस शिविर को सामने आ रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, देखा जाए तो पहला सत्र जो है पूरा हो चुका है। इस पहले सत्र में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जो बात कही है कि कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर 2023 में जो है किस प्रकार एक रहकर संगठन में रहकर एक पायदान में रहकर जो है संगठन की मजबूती के साथ में आगे बढ़ना है और मजबूत रहते हुए एक किसी भी प्रकार का भेदभाव न लाया जाए और जिस प्रकार पार्टी और संगठन जो है एक साथ में चलकर जो है आने वाले चुनावों में एकता का प्रतीक बने हैं, ऐसा जो है प्रशिक्षण जो है यहाँ पर सतीश पूनिया के द्वारा दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो इस कार्यक्रम में अभी तक 250 से भी ज्यादा जो है भाजपा के कार्यकर्ता आ चुके हैं। वहीं जो बताया जा रहा है कि अभी प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी केंद्रीय महासचिव एवं सांसद अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी अभी आने वाले हैं और जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रशिक्षण को लेकर जो है पूरी तैयारियां की जा रही हैं और एक साथ में पार्टियों के कार्यकर्ताओं को संघ के साथ में किस प्रकार रहा जाता है, किस प्रकार एक होकर जो है सफलता का मंत्र दिया जाता है, वो इस प्रशिक्षण में बताया जा रहा है। जी अमन। बिल्कुल। और अगर इस प्रशिक्षण शिविर को देखें तो क्या 3 दिन तक तमाम जो नेता है वो यहीं इसी शिविर स्थल पर ही रहेंगे, रुकेंगे? जी बिल्कुल, यानी कि आपको बता दूं कि 3 दिन का चलने वाला ये प्रशिक्षण शिविर जो है सभी जो नेता हैं यहीं पर ही रहेंगे। यहाँ पर एक ही छत के नीचे रह रहे हैं जिससे आपस में मेल जोल कराया जाए और आपस में जो है एक दूसरे के अनुभव को बांटा जाए और चुनावों में जिस प्रकार क्या रणनीति रहती है उसको लेकर भी इसमें प्रशिक्षण में कई बातें बताई जा रही हैं। कई जो उप प्रतिपक्ष नेता भी हैं वहीं कई कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सतीश पूनिया ने भी इसमें साफ तौर से कहा है कि जिस प्रकार एक पन्ना प्रमुख किस प्रकार अपनी भूमिका बूथ को मजबूत करने के लिए अपनी आहुति देता है और बूथ से वहां से जो जीत हासिल होती है तो वो आने वाले चुनावों में किस प्रकार जो है अपना जो है एकत्रित होकर जो है चुनाव में जो है 2023 में जो फतह का डंका बजाने में पन्ना प्रमुख की भी काफी अच्छी भूमिका रहेगी। जी अमन। प्रतीक, जिस तरह से देखिए मंथन किया जा रहा है, 3 दिन तक ये मंथन चलेगा, आवासीय प्रशिक्षण शिविर है ये और तमाम नेताओं की अगर हम बात की जाए तो ये कहा जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पर पहुंचेंगी, सांसद दिया कुमारी के भी पहुंचने की जानकारी, क्या ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, अभी दिया कुमारी रास्ते में ही चल रहे हैं, अभी तक पहुंची नहीं है और वो कुछ ही घंटों के अंदर जो है माउंट आबू में पहुंचने वाली है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं वो उनका भी यहाँ पर प्रस्तावित दौरा है, वो भी जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो भी यहाँ पर आने वाले, लेकिन अभी फिलहाल अभी तक वो आए नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो इनका आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कई जो है एमपी एमएलए वो भी लगातार जो है इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण। बिल्कुल प्रतीक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर है जहां पर 250 से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें शिरकत कर रहे हैं और सहयोगी प्रतीक लगातार वहां पर मौजूद हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में शांति व्यवस्था कायम है और शहर में भाईचारे और सद्भाव का माहौल देखने को मिल रहा है। आज ईद उल अजहा की नमाज चेतक सर्किल पर अदा की गई। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती रही और आपको बता दें कि चेतक सर्किल पर जो तमाम लोग यहां पर पहुंचे थे उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की। नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिलकर के ईद की मुबारकबाद दी है और साथ ही साथ देश प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। सभी लोगों से अपील की गई है कि शांति सद्भावना के साथ मिलजुल करके जो उदयपुर की छवि रही है, हमारे प्रदेश की छवि रही है, उसके आधार पर आगे बढ़ें, एक दूसरे का सम्मान करें। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कपिल का सीधा हम रुख कर लेते हैं। कपिल, जरा तस्वीरें दिखाइए। आज का मौसम बेहद खुशनुमा नजर आ रहा है आपके पीछे और इसी खुशनुमा मौसम में आज उदयपुर में ईद किस तरीके से मनाई जा रही है? देखिए, ईद उदयपुर में बिल्कुल प्रेम और भाईचारे के साथ मनाई जा रही है, उत्साह के साथ मनाई जा रही है और मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा। आप देखिए कि मैं इस समय सहेलियों की बाड़ी रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों की आवाजाही आप देख सकते हैं, क्योंकि उदयपुर में तनाव का माहौल रहा है पिछले 10 दिनों में। तो ऐसे में
अब माहौल जो है वो पूरी तरह से कहीं न कहीं नियंत्रण में नज़र आ रहा है। लोगों की आवाजाही सड़कों पर अब रूटीन में नज़र आ रही है। तो वहीं आप देखिए कि जिस तरह से ढील लगातार दी गई है, आज भी प्रशासन की आज पूरी नज़र है आज के दिन पर। यदि आज का दिन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से निकलता है तो ऐसे में आप मानिए कि जो थोड़ी बहुत बंदिशें उदयपुर वासियों पर और लगी हुई है, इसे भी खत्म कर दिया जाएगा। अब जिला प्रशासन और पुलिस आज सुबह से ही लगातार पिछले 2-3 दिनों से, लेकिन आज सुबह से सोशल मीडिया के मार्फत एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि पुलिस की साइबर टीम जो है हर व्यक्ति पर नज़र बनाए हुए, और यदि किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी, अफवाहें या फिर नेगेटिव कोई ऐसी जानकारी जो कि माहौल खराब कर सकती है, उसे यदि साझा किया जाएगा तो उस व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपील की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई जानकारी साझा ना करे कि शहर का सांप्रदायिक सद्भाव एक बार फिर खराब हो। तो कोशिश पुलिस के जो अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्थिति फिलहाल नियंत्रण में, और इसी तरह की स्थिति बनी रहे ये प्रयास किए जा रहे हैं। जी कपिल, आज चेतक सर्किल पर ईद की नमाज अदा की गई, क्या पैगाम यहां से दिया गया? क्योंकि देखिए उदयपुर जिस बात का जिक्र बार बार आप भी कर रहे हैं और प्रदेशवासी भी करते हैं कि यहाँ की जो बयार हैं वो शांति सद्भावना की ठंडी बयार चलती है, जिलों की नगरी है, और उसी रास्ते पर वापस उदयपुर खड़ा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पैगाम आज का क्या है ईद के मौके पर? देखिए निश्चित तौर पर ऐसी जो घटना 28 जून को घटित हुई कन्हैयालाल हत्याकांड की, ऐसी घटना उदयपुर में देखने को कभी नहीं मिली। उदयपुर बेहद शांत शहर माना जाता है, बेहद खूबसूरत शहर माना जाता है, और इसीलिए पर्यटकों की पहली पसंद है। विदेश से आने वाले पर्यटक भी उदयपुर आना जो है वो खासा पसंद करते हैं। ये कोशिश की जा रही है कि उसी राह पर उदयपुर वापस लौटे। दूसरा जो आज ईद की नमाज अदा की गई, उसके बाद में जो संदेश दिया गया उसमें भी एक बात स्पष्ट तौर पर कही गई थी कि शहर में शांति सद्भाव बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, और किसी भी तरह की जो असामाजिक तत्व उनका सपोर्ट नहीं किया जाएगा। जो लोग गलत कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनका सपोर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये संदेश जरूर दिया गया कि सभी लोग किसी भी तरह के नेगेटिव मैसेजेस का प्रचार ना करें, आपसी भाईचारे के साथ में ईद का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाएं। बिल्कुल कपिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब उदयपुर जो है अब वो जिस रवायत के लिए जाना जाता है, जिस तरह की चीजों के लिए जाना जाता है, उस पर अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।